राजा विक्रम ने एक बार बेताल को उठाकर अपने कंधे पर डाला और अपने रास्ते पर चल दिए। उन्होंने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो, इस बार वह किसी भी कीमत पर नहीं बोलेंगे। किंतु बेताल अपनी आदत से कहाँ बाज आने वाला था। थोड़ा ही सफर तय हुआ था कि वह बोल उठा, विक्रम, क्या इतना लंबा सफर हम यूं ही खामोशी से तय कर लेंगे? विक्रम खामोश रहे। उन्हें मालूम था कि यदि वह बोला तो यह चला जाएगा। खैर, मैं जानता हूँ कि तुम नहीं बोलोगे। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस प्रकार हमारा समय भी कट जाएगा और बोरियत भी महसूस नहीं होगी। यह किस्सा अवंती देश का है। अवंती नरेश की एक बेटी थी जिसका नाम शशिबाला था। अपने नाम के अनुरूप ही वह सुंदर थी। युवा होने पर उसके रूप यौवन के चर्चे दूर दूर तक फैल गए। आस पड़ोस तथा दूर दराज के राज्यों के राजकुमारों के रिश्ते उसके लिए आने लगे। उसके पिता इन रिश्तों को पाकर जहां अत्यंत प्रसन्न थे, वहीं स्तब्ध भी थे कि किस रिश्ते को स्वीकार करे और किसे नहीं। जब संदेशों का कोई माकूल उत्तर नहीं मिला तो राजकुमार स्वयं अवंती प्रदेश में आने लगे। वे राजा के सम्मुख अपने गुणों की चर्चा करते और राजकुमारी का हाथ मांगते। एक दिन की बात है कि अवंती के राजा अपने दरबार में बैठे थे। तभी एक खबर आई कि चोल देश के राजकुमार उनसे मिलना चाहते हैं। राजा ने तत्काल आदर पूर्वक चोल के राजकुमार को दरबार में बुलाया। सम्मान पूर्वक स्थान देने के बाद आने का कारण पूछा। राजकुमार ने राजकुमारी शशिबाला से अपने विवाह की इच्छा प्रकट की। उन दिनों चोल राज्य काफी नामी और शक्तिशाली था। राजकुमार को इस प्रकार अनुरोध करते देख अवंती नरेश असमंजस में पड़ गए। न इनकार करने की सूरत थी, न स्वीकार करने की। राजकुमार, आप हमारे अतिथि भवन में निवास करें। हम राजकुमारी से राय लेकर ही अपना निर्णय देंगे। वैसे आपकी विशेषता क्या है? इस पर चोल राजकुमार ने कहा, महाराज, मैं धनुर्विद्या में पारंगत हूँ। शब्दभेदी बाण चला सकता हूँ। मेरा निशाना कभी नहीं चूकता। श्रद्धा से सिर नवाकर चोल राजकुमार ने कहा, ठीक है पुत्र, हम राजकुमारी से इस विषय में विचार विमर्श कर लें, तभी कोई निर्णय करेंगे। चोल राजकुमार को अतिथि भवन में सम्मान पूर्वक ठहरा दिया गया। इसके बाद तो राजकुमारी से विवाह करने के इच्छुक राजकुमारों का तांता लगने लगा। एक और राजकुमार आकर प्रणय निवेदन करने लगे। वैशाली का राजकुमार आया। राजा ने पूछा, तुम्हारी योग्यता क्या है? राजकुमार बोला, राजन, मेरे बराबर उत्तम कपड़ा कोई तैयार नहीं कर सकता। रेशम के कपड़े का मैं इस संपूर्ण धरती पर अकेला ज्ञानी हूँ। उसने अवंती नरेश को ऐसा सुंदर रेशमी वस्त्र उपहार में दिया कि देखने वाले उसकी चमक दमक देखकर चकरा गए। वस्त्र राजकुमारी के पास भेज दिया गया और राजकुमार को ससम्मान पूर्वक अतिथि भवन में ठहरा दिया गया। कुछ ही दिनों बाद बंग देश का राजकुमार आ गया। उसने भी राजकुमारी से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। अपनी योग्यता के बारे में उसने बतलाया कि वह उच्च कोटि का विद्वान है। संपूर्ण वेद पुराण और गीता उसको कंठस्थ है। राजा ने उसे भी ससम्मान पूर्वक अपने महल में ठहरा लिया। जब चेदी देश का राजकुमार आया और राजकुमारी से विवाह करने की इच्छा प्रकट की, उसने अपनी विशेषता बताते हुए कहा कि वह शरीर के संपूर्ण अंगों का ज्ञाता है। राजकुमारी से उसका विवाह होने पर वह कभी भी शारीरिक कष्ट नहीं पा सकती। राजा ने उसे अपने अतिथि गृह में ठहरा दिया। इस प्रकार 4 राजकुमार एकत्रित हो गए। महाराज ने राजकुमारी को भी राजकुमारों के विषय में विस्तार से बताया। फिर बोला, बेटी, तेरे योग्य 4 वर आए हैं। अब अंतिम फैसला तुम्हें ही करना है। तुम किसे अपना पति के रूप में स्वीकार करती हो? वरमाला उठाओ और जाकर अपने पति का चुनाव कर लो। पिता के आदेश पर राजकुमारी वरमाला लेकर अतिथि गृह में आई। चारों राजकुमार उत्सुकता पूर्वक उसकी राह देख रहे थे। अब बताओ राजा विक्रम, राजकुमारी किसके गले में वरमाला डाले? इसका उचित निर्णय करो, वरना तुम्हारी खोपड़ी फट जाएगी। यह मेरा श्राप है। बेताल अपनी बात कहकर चुप हो गए। विक्रम भी खामोश थे। वह बेताल को अपने कंधे पर रखकर तेज तेज चल रहे थे ताकि उसे शीघ्र शमशान तक पहुंच जाए। बेताल बोला, जवाब दो राजा विक्रम, अपना न्याय करो। विक्रम बोले, सुनो बेताल,
आदमी जन्म से नहीं, कर्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र होता है। राजकुमारी को अपना विवाह चोल देश के राजकुमार से करना चाहिए। कर्म से वही क्षत्रिय है, बाकी ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र हैं। राजकुमारी के योग्य वर क्षत्रिय है। तुम ठीक कहते हो राजा विक्रम। बेताल एकाएक भयानक अट्टहास कर उठा। अचानक वह विक्रम के कंधे से भागा, पर राजा विक्रम ने दौड़कर कुछ ही दूरी पर ही उसको पकड़ लिया। बेताल, तुम बड़े धोखेबाज हो, राजा विक्रम ने कहा। बेताल बोला, मैं अपने वचन पर कायम हूँ। तुम मुझे धोखेबाज क्यों मानते हो? तुम्हारी शर्त ही ऐसी है कि यदि मैं बोलूं तो भी मुश्किल और यदि ना बोलूं तो भी मुश्किल। लेकिन मैं अब तुम्हें आसानी से जाने नहीं दूंगा, कहकर राजा विक्रम ने बेताल को फिर अपने कंधे पर लाद लिया और तेजी से शमशान की ओर चल दिए। वह शीघ्र शमशान पहुंचना चाहता था। बेताल को उन्होंने कसकर पकड़ रखा था। कुछ आगे जाने पर बेताल बोला, विक्रम, कर्म से आदमी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य होता है। हाँ, विक्रम ने कहा। मुर्दा ढोने वाला क्या कहलाएगा? शूद्र। तुम शूद्र हो, तब तुम इस समय शूद्र हो, कहकर बेताल खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसी क्षण वह कंधे से उछला और हवा के समान भागकर फिर पेड़ पर जाकर लटक गया। विक्रम दौड़कर गए। क्रोध के कारण वह अपनी तलवार से उसके टुकड़े टुकड़े करने ही वाले थे कि बेताल बोल उठा, राजा विक्रम, बड़ा नुकसान उठाओगे, मेरा कत्ल बहुत महंगा पड़ेगा। तुम भागते क्यों हो? विक्रम क्रोध से चीखे। यह तो मेरा स्वभाव है, बेताल बोला। विक्रम ने उसे कंधे पर लटका लिया, मजबूती से पकड़कर ले चले। रात का सन्नाटा और गहरा हो गया था। सब ओर से साय साय की ध्वनियां आ रही थी। विक्रम तेज तेज चल रहे थे। बेताल कंधे पर लटका मुस्कुरा रहा था। तो आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।